हाँ भाई, तो आज एमओटी का रिवीजन करेंगे। बेसिकली तरीका यही होगा कि हम अपना नोट्स को पढ़ेंगे और उसको पॉइंटर्स को समझाएंगे, उसी बेसिस पे अपना रिवीजन चलेगा। बाकी एमओटी एक सर दर्द होता ही है, क्वेश्चंस आते हैं पर जल्दी समझ नहीं आता, तो वही बात है। शुरू करते हैं तब, ठीक है। तो देखो यार, एमओटी का पहले ये पढ़ लेते हैं। ये क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट का इसका बेसिस है। यूज़ कहाँ होता है भाई? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए इसका यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है? तो आयोनिक और कोवलेंट दोनों तरह के इंटरेक्शंस के लिए यूज़ होता है। हुंड मुलिकन ने दिया था, ठीक है। अब एमओटी का ज़रूरत पड़ा क्यों? क्योंकि वीबीटी में ये सारे ड्रॉबैक्स थे। क्या थे ड्रॉबैक्स? तो पाई बॉन्ड सिग्मा के पहले बन जाता है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रही थी वीबीटी। एमओटी में उसका एक्सप्लेनेशन है। आपका C2 मॉलिक्यूल देखोगे तो उसमें दोनों जो बॉन्ड्स है वो एक्चुअली पाई बॉन्ड्स है अकॉर्डिंग टू एमओटी। फिर सिनर्जिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम्स तो हमें पता है, पर मॉलिक्यूल्स का एक्सप्लेनेशन एमओटी ने दिया। फिर पैरामैग्नेटिक नेचर फोटो, जिसके कारण वो वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में और पिंक कलर शो करता है। फिर बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था वीबीटी। और वीबीटी में क्या है कि आप मॉलिक्यूल को मोनोसेंट्रिक लेते हो तो सिर्फ सेंट्रल एटम मैटर्स करता है। जैसे एग्जांपल लिया जाए तो BF3 का मॉलिक्यूल है अगर, तो BF3 में हम सिर्फ बोरॉन को कंसिडर करते हैं, राइट। फ्लोरीन का सिर्फ इतना ही देखते हैं बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो वो उसने इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींच के रखे हुए हैं। बाकी पूरा BF3 मॉलिक्यूल का स्टडी हम लोग बोरॉन का बेसिस पे करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि फ्लोरीन ने प्रॉपर्टीज़ इम्पार्ट नहीं की होगी। तो ये वीबीटी का ड्रॉबैक है। अब एमओटी का एडवांटेजेस और फैक्ट्स। तो मॉलिक्यूल को पॉलीसेंट्रिक लिया जाता है, तो जो दो एटम बॉन्ड्स बनाएंगे दोनों के कंट्रीब्यूशन का इफेक्ट है एमओटी के कंसिड्रेशन में। अकॉर्डिंग टू एमओटी ऑल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। वीबीटी के अकॉर्डिंग सिर्फ वैलेंस शेल लेते हैं। वीबीटी का फुल फॉर्म ही है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एमओटी ऑल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जितने सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स उतने ही सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटम के ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो एटम के ऑर्बिटल आके मॉलिक्यूल बन गए उनके ऑर्बिटल। जितने बॉन्डिंग उतने एंटी बॉन्डिंग। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक वेव इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रॉनिक वेव इंटरफेरेंस इसका जननी है, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। सिनर्जिक बॉन्डिंग बता देता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुज एनर्जी इज लोअर देन कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड BMO। अरे भाई, ये जो होता है यहाँ पे ऐसे आके ये जो नीचे वाला होता है ये BMO होता है। क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी इन दोनों से कम है। बॉन्ड फॉर्मेशन करने का ज़रूरत ही है स्टेबिलिटी मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए। इसलिए जिसकी एनर्जी कम उसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, जिसकी हायर उसे एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। वीबीटी में जब हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसका मतलब क्या होता है कि डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स जैसे 2s2p वगैरह वगैरह हाइब्रिडाइज करते हैं टू फॉर्म सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स फॉर सेम एटम। लेकिन एमओटी में उसका उल्टा है। एमओटी में क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स और डिफरेंट एटम्स एग्जैक्टली सिमिलर एनर्जी के, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ होता है इस पर हम आजू बाजू इसको रखते हैं कि दोनों की एनर्जी सिमिलर है। कम टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स, देखो इनकी एनर्जी चेंज हो गई। फिर एमओटी के फैक्ट्स, बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इफ होमो एंड ल्यूमो हैव लार्ज गैप मॉलिक्यूल इज कलरलेस एंड वाइस वर्सा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ही नहीं हो पाएगा। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, सारे इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस सारे इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग बटा 2। इसके आगे का पूरा डिस्कशन इलेक्ट्रॉनिक वेव नेचर पे होगा। तो बेसिकली ये दोनों सेम फेज वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स,
तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियस बढ़ गई। वही अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियस घट जाएगी। ठीक है। ऑर्बिटल ये इंट्रैक्शन में ये जो दिख रहा है ना आपको, बेसिकली ये ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये बिंदु इलेक्ट्रॉन है। फिर आओ, वेव फंक्शन गामा होता है। कंस्ट्रक्टिव में बॉन्ड फॉर्म्स यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और डिस्ट्रक्टिव में बॉन्ड नहीं बनता तो एंटी बॉन्डिंग बन जाता है। ठीक है। ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड घट जाता है। प्लीज़ पार्डन मी फॉर माई स्लिपिंग टंग। फिर ये देखो, वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस तो होता है नहीं, ये पॉजिटिव नेगेटिव इमेजिनरी हो जाता है तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है, ये पॉजिटिव होती है या ज़ीरो। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन है, ज़ीरो मतलब नहीं है भाई। देखो भाई, 1s का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का नहीं, ये साई का ग्राफ है। साई वर्सेस द एटॉमिक डिस्टेंस, न्यूक्लियस डिस्टेंस। ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस के पास पीक कर रहा है फिर घट जा रहा है, तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ डेंसिटी बढ़ जाएगी बिटवीन द न्यूक्लियस। ये बढ़ी हुई डेंसिटी है, तो पढ़ लेना भाई, ये सब समझ जाओगे। फिर साई स्क्वायर का जब ग्राफ बनाएंगे तो बेसिकली फंक्शन थोड़ा ऐसा चल जाएगा, तो नोडल प्लेन ज़ीरो होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो तो है ही नहीं, इन्फिनिटी पे जाके हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करती है, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़े हैं। अट्रैक्टिव फोर्स, अरे भाई अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है ना, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। हाँ, अब देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला बात। डिस्ट्रक्टिव में क्योंकि इलेक्ट्रॉन उल्टा घूम रहा है, आप ऐसा समझो कि इधर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इधर एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उल्टा दिखाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रे बाबू, तो क्या, अरे वेव फंक्शन है रे। ठीक है। और दोनों को जोड़ोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और फिर आपके पास ये साई स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बन जाएगा, जो कि यहाँ इस पॉइंट पे ज़ीरो हिट कर रहा है। तो बेसिकली आपका ये वाला प्लेन जो है ये नोडल प्लेन बन जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बन गए, सिग्मा स्टार 1s। फिर देखो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको बेसिकली साई स्क्वायर करोगे तो एक्स्ट्रा 2ab आ जाएगा। एक्स्ट्रा 2ab क्या है, ये यूनिटी दर्शाता है। किसकी यूनिटी भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है क्योंकि साई स्क्वायर का वैल्यू भी बढ़ गया। अब डिस्ट्रक्टिव में घट जाता है तो साई स्क्वायर घट जाता है, प्रोबेबिलिटी घट जाती है। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है LCA के अकॉर्डिंग, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और फिर ये देख लो भाई तुम, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कैसा बनता है, डिस्ट्रक्टिव में कैसा बनता है। हाँ, अब डी ऑर्बिटल्स का देख लो। अच्छा, जहाँ G और U लिखा हुआ है, G मतलब जेराड होता है, U मतलब अनजेराड होता है। जेराड और अनजेराड मतलब बेसिकली होता है, जेराड मतलब होता है सिमेट्रिक। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसका कोई लेना देना नहीं है। जेराड है तो सिमेट्रिक होगा, अनजेराड है तो अनसिमेट्रिक होगा। और हाँ, सिमेट्रिक कंसिडर करते वक्त हम फेज़ भी कंसिडर करते हैं। ठीक है। अब फिर डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन, चारों लोग डी के इंटरेक्ट करते हैं तो डेल्टा बनता है। वैसे ही फाई बॉन्ड बनता है जब 6 लोग एफ के इंटरेक्ट करते हैं तब फाई बनता है। ठीक है। ये टेबल भी देख सकते हो। ठीक है, कौन सा जेराड अनजेराड क्या होता है सब देख लो। ये देख लो, ये अभी मैंने बताया कितने लोग इंटरेक्ट करते हैं किस में। हाँ, तो अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का। तो रूल्स फॉर फॉर्मेशन क्या होता है कि एनर्जी रूल, कि एनर्जी गैप ज़ीरो या कंपेरेबल होना चाहिए। अगर एनर्जी गैप ज़ीरो नहीं है किसका भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तो नॉन बॉन्डिंग बन जाती है। ठीक है। और ये देखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर, पोटेंशियल एनर्जी ऑर्डर, ये याद रखना, ये काम आता है। सबसे कम बॉन्डिंग मॉलिकुलर का, फिर उससे ऊपर नॉन बॉन्डिंग का, उससे ऊपर एंटी बॉन्डिंग का। ये ऐसे भी याद रख सकते हो, ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। जस्ट है याद करने का तरीका। फिर सिमेट्री, ये इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है,
कि जेराड जेराड से इंटरेक्ट करता है, अनजेराड अनजेराड से ही रिएक्ट करता है, उतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं। ओरिएंटेशन में सिग्मा बन जाएगा जब हेड ऑन हो, साइडवेज हो गए 2 लोब में पाई, 4 लोब में डेल्टा, 6 लोब में फाई। देखो नॉन बॉन्डिंग बनने के एग्जांपल्स, ये वाला, यहाँ घुस जाएगा नॉन बॉन्डिंग, यहाँ घुस जाएगा नॉन बॉन्डिंग, घुस जाएगा नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है पाउली हुंड अहबाउ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखो H2 का है, H2+ एग्जिस्ट करते हैं क्या, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ रहा है तो करता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के साथ करता है। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है तब नहीं करता है। कोई भी मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता अकॉर्डिंग टू MOT। फिर ये H2- का केस देख लो यार, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आता है। फिर आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना H2H और H2- का, ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ये देखो बेसिकली मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है H2 का, तो H2 में से अगर हम इलेक्ट्रॉन लेके इन्फिनिटी पर फेंकेंगे तो ये यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल है और ये एटम का है, तो ये यहाँ से जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन वही H2- का हम यहीं से फेंक देंगे और हाइड्रोजन एटम का हम यहाँ से फेंकेंगे, तो अब यहाँ गैप सबसे कम, उसके बाद यहाँ गैप, उसके बाद यहाँ गैप कितना बड़ा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये आ जाएगा सर। फिर आ जाइए ये वाले पे, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसका आंसर है, ये आप लोग खुद समझने की कोशिश कीजिए तब मज़ा आएगा। ये ट्रिक 14 इलेक्ट्रॉन पे 3 हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर, फिर ऐसे 0.5 घटता रहता है दोनों साइड, एंड यू स्टॉप व्हेन यू हिट 0। उसके बाद फिर आप 1+π/σ के फॉर्मूले से आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो। अब ये वाला बात ना आप पढ़ लेना, मैं आपका इसका ट्रिक ही बता देता हूँ डायरेक्ट। बेसिकली इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज लेस देन 16 इन अ मॉलिक्यूल और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 8, सॉरी नॉट और, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 8, तब sp मिक्सिंग अकर करती है, जो कि आप कूलसन मॉडल में भी देखते हो CO के। हाँ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 16 से अधिक है तो ये इस तरह का बन जाता है, जो आपको O2 है ना, F2 इन सब मॉलिक्यूल्स में देखने मिलता है एक्सेट्रा। फिर प्रोटॉन्स अगर 16 से कम है तो इस तरह का देखने मिलता है, H2, B2, Le2, Li2+, हर तरह के जगह में मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर कार्बीन, ये ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बेसिकली इसका ये ट्रिपलेट ऑक्सीजन एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ था, विच डजंट मैटर। अच्छा, इसका नाम इसका स्पिन का वजह से पड़ा है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन का आपको पूरा ये मिल गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, इसमें एक आप देख सकते हैं यहाँ से एक कैंसिल हो गया इलेक्ट्रॉन्स, तो एक सिग्मा बन रहा है और 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले पाई बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। फिर ये कार्बन का, जो मैंने बोला था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, ये 2 इलेक्ट्रॉन वाले पाई बॉन्ड्स बनते हैं दोनों अकॉर्डिंग टू MOT। वैसे एग्ज़ाम में सवाल आ गया कि विच व्हाट आर द टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन C2 मॉलिक्यूल, तो आंसर एक सिग्मा एक पाई ही डालना है। लेकिन क्वेश्चन में अगर पूछ दिया अकॉर्डिंग टू MOT तब आंसर डालना है बोथ पाई बॉन्ड्स। फिर ये सवाल देखो, सिंगलेट ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, तो फॉल्स है। बेसिकली आप इस ऑक्सीजन का स्पिन निकालते हो तो आपको 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, तो स्पिन 3 आती है, इसका वजह से इसको ट्रिपलेट ऑक्सीजन भी बोलते हैं। सिंगलेट ऑक्सीजन का केस में बेसिकली आपका ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, फिर 2p में आके ये यहाँ पे पैर हो जाता है, ठीक है। ये डायमैग्नेटिक होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसाइज रिएक्शन होता है, अटैक कर देता है डबल बॉन्ड्स को, सल्फाइड को सल्फॉक्साइड्स में बना देता है, और ऑक्सीडाइज कर देता है डाईईन्स को एंडो पेरोक्साइड्स में। ऑयल्स रैंसिड बन जाते हैं सिंगल ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के कारण। कैन होमो एंड ल्यूमो बी ऑफ सेम एनर्जी, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जे एडवांस में पूछ देता है। तो होमो मतलब ये, ल्यूमो मतलब ये, इसका एनर्जी गैप कंसिडरेबल रहने के कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं
और एनर्जी निकालते हैं। वो एनर्जी अगर विजिबल रेंज में होती है तो हमें कलर दिखता है कंपाउंड में। तो होम्यो और ल्यूमो का एनर्जी सेम होता है एक स्पेशल केस में, लेकिन तब मॉलिक्यूल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल हो जाता है और नेचर डीजेनरेसी को हेट करती है। डीजेनरेसी मतलब एनर्जी सेम होना। तो जब भी पेयरिंग पॉसिबल होता है, नेचर का लॉज कहता है कि पेयरिंग करा दो। डीजेनरेसी इतना कंसिडर नहीं करता। फिर भी एक एग्जांपल ये है, डी जनरेट वन एक्सेस, होमो अदर एक्सेस, ल्यूमो। अरे भाई ऑक्सीजन का केस जो अभी हमने देखा था, ये होमो बन जाता है, ये ल्यूमो बन जाता है, आपस में ट्रांजिशन करते रहते हैं, एनर्जी गैप है नहीं। तो भाई क्या ही बोल सकते हैं, छोड़ो। कार्बीन में भी ये होता है, लेकिन किस में, ट्रिपलेट वाले में, ठीक है। अच्छा, होमो ल्यूमो गैप साइज लार्ज होने के कारण बेंजीन स्टेबल हो जाता है, लेकिन साइक्लोब्यूटाडाइन होमोल्यूमो का गैप लार्ज ना होने के कारण अनस्टेबल हो जाता है। ये सवाल है, देख लेना। ये फार्मूला मैंने बीच में बताया था, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + π/σ। बेसिकली ओजोन में 24 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो वो ट्रिक से नहीं निकल सकता, तो 1 + π/σ से आप कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। लेट्स नाउ हेड टू कूल्सन मॉडल। ये कूल्सन मॉडल सेकंड लास्ट टॉपिक है, फिर इसके बाद छोटा ही सा टॉपिक है इसके बाद। तो बेसिकली 2p कार्बन का, 2s कार्बन का, ये 2s ऑक्सीजन का, 2p ऑक्सीजन का है ये, ठीक है। तो ये एनर्जी गैप कम होने के कारण इसके 2p और 2s में sp मिक्सिंग हो जाती है, जिसकी वजह से एक sp ऑर्बिटल और एक sp' ऑर्बिटल बनता है। और फिर इसके बाकी बचे 2p, इसके 2p से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, ये और ये sp' इसके p ऑर्बिटल के साथ मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है। लेकिन ये sp जो है ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, तो नॉन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। और ये 2s क्योंकि इतना नीचे है तो नो मिक्सिंग, क्योंकि एनर्जी गैप इतना बड़ा है, ये अपना नॉन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। बेसिकली यही है। तो फिर CO का बॉन्ड ऑर्डर उस हिसाब से 3 आता है। भाई यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन है, इसको माइनस नहीं किया भाई, ये नॉन बॉन्डिंग में है। हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स से माइनस करते हैं। ये तो नॉन बॉन्डिंग के, ये यहाँ कंसिडर नहीं होंगे। लेकिन ये जो नॉन बॉन्डिंग है इसमें थोड़ा सा ABMO का कैरेक्टर आ जाता है, बहुत थोड़ा सा। इसके कारण आपको थोड़ा सा 3 से कम ही मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन ये जनरली पूछा नहीं जाता। अब CO+ में जाओगे तो CO+ में क्योंकि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसी इलेक्ट्रॉन कैरिंग ऑर्बिटल का, तो इससे इलेक्ट्रॉन भागेगा, तो CO का एनर्जी 3+ हो जाएगा। 3+ यानी 3 से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। नोट देख लो यार, एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सिंग में गैप कम चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मिक्सिंग में गैप ज़्यादा चाहिए। फिर एक कलर, कंडीशन ऑफ अपीयरेंस ऑफ कलर है। बेसिकली जो ऑब्जर्व करता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब मान लो अगर येलो लाइट ऑब्जर्व किया किसी ने, तो वो वॉयलेट इंडिगो के कलर का लाइट निकालेगा, ठीक है। बस यही था, इतना ही था MOT में, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक वगैरह कर देना। और अगर MOT, ये तो रिविजन वीडियो था, अगर समझ नहीं आया है ना MOT, तो ये सीरीज़ देख लेना, ये वाला, ये अच्छा से समझ में आ जाएगा। इस सर का जो भी सीरीज़ है, पेन किलर पता नहीं क्या है, लेकिन इन सर का देख लेना, अच्छा से समझ में आ जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू, बाय।